हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नीमी टेक्निकल के इस रंगीन से परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, मैं एक नया उद्देश्य और एक नई संकल्प के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। और दोस्तों, मैं हर रोज एक नया संकल्प और एक नई उद्देश्य के साथ आपके सामने आता हूं। और आज भी दोस्तों मैं एक नया संकल्प लेकर के आपके सामने आया हूं। और आप भी दोस्तों हर रोज की तरह आज भी इस क्लास को खूब प्यार दीजिए, खूब स्नेह दीजिए। और सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, इस क्लास को ना अधिक से अधिक दोस्तों स्टूडेंटों तक पहुंचाना भी है आपको। और दूसरा काम दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत से परिवार का हिस्सा बनना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि हर रोज की तरह आज भी आपके लिए दोस्तों मोटिवेशन की वो लाइन है कि अपने हौसले की आग को ऐसा रखो कि कामयाबी का लोहा पिघल जाए। क्या दोस्तों, अपने हौसले की जो आग है ना, उसको दोस्तों आपको इतना तपन देना है कि दोस्तों जो कामयाबी का लोहा है ना, वो दोस्तों पिघल जाए, है ना। इतना दोस्तों आपको मेहनत करना है, अटूट मेहनत करना है, बिना रुके, बिना झुके और दोस्तों बिना थके आपको लगातार मेहनत करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, माँ के सामने मस्तक झुकाते हुए माँ का आशीर्वाद लेकर अपने इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आज भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का ये सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों आपकी एग्जाम को ना ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। और बहुत ही दोस्तों टॉप लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही दोस्तों बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको प्रस्तुत करने की अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, ये जो क्लास है ना, ये दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाली है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, क्या है पहला क्वेश्चन कि एक समान लंबे समांतर करंट ले जा रहे कंडक्टर के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक बल किस राशि के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुनना दोस्तों, ऑप्शन क्या है, करंट के, त्रिज्या के, दूरी के या हीट के। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको एक तस्वीर से रूबरू कराता हूं और आप उस तस्वीर को गौर से देखना। वो दोस्तों ये तस्वीर आपके सामने आ चुकी है और इसको ना बिल्कुल दोस्तों आपको मैं ऐसा समझाने वाला हूं कि अब दोस्तों इससे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया ना दोस्तों, तो आप आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। ये दोस्तों क्या है, ये एक टावर लाइन है, क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें देखिए क्या है, कई सारे दोस्तों समांतर में कंडक्टर निकले हुए हैं। मैं आपको यहां से हाईलाइट करके दिखाता हूं। आप इस वायर को देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें वायर निकली हुई है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों कि दो इलेक्ट्रिक बल के बारे में था। किसके बारे में दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल के बारे में था। तो देखिएगा मैं यहां पे एक और फिगर बनाता हूं दोस्तों। ये पहला चालक है, इसको मैं नाम देता हूं A। और ये दोस्तों क्या है, ये दूसरी चालक है, इसको नाम देता हूं मैं B। और इनके बीच की दोस्तों जो दूरी है ना, इनके बीच की जो दूरी है, इसको मैं क्या कहता हूं, इसको D नाम देता हूं। क्लियर है। आप यहां से देखना, इसके बीच में दोस्तों ये बल है, ये क्या लग रहा है, इसके बीच में ये बल है जो कितना है दोस्तों, F है। कितना है, F। अगर इसके बीच की दूरी को हम बढ़ाते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल में दोस्तों क्या अंतर आएगा वो आपको बताना है। तो देखिएगा मैं यहां पे एक दूसरा डायग्राम बताता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ये क्या है, A कंडक्टर है और ये कंडक्टर नंबर B है। अब इसके दोस्तों इसके जो बीच की दूरी थी ना, वो कितना हो गई, अब 2D इसके बीच की दूरी हो गई। अब इसमें दोस्तों जो ये बल लग रहा था, ये कितना हो गया, 1/2F। कितना हो गया दोस्तों, 1/2F। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक जो फोर्स है ना, वो दोस्तों दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही दोस्तों आपका आंसर माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो दोस्तों आपके एग्जाम में काम आ सकता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिएगा ये एक टावर लाइन है। इसमें दोस्तों एक बार पूछा गया था कि स्टील की जो टावर लाइन होती है उसकी हाइट कितनी होती है। तो आप लिखना दोस्तों, यहां से लेकर के, है ना, यहां से लेकर के दोस्तों यहां तक की जो हाइट है ना, वो दोस्तों 28 मीटर। कितना दोस्तों, 28 मीटर की हाइट होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे दोस्तों वोल्टेज का लेवल बढ़ता है ना दोस्तों, इसके हाइट में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड मान आपको बता रहा हूं कि
कि 28 मीटर का दोस्तों इसका हाइट होता है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रांसमिशन लाइन द्वारा अगर 220 किलो वोल्ट की वोल्टेज को भेजी जा रही है, तो दोस्तों दो चालकों के बीच की, है ना, किस किस चालक दोस्तों, ये दो चालकों के बीच की, यानी कि इसकी दोस्तों ये एक चालक है और ये एक चालक है, इसके बीच की दूरी कितना होगा, तो लिखना दोस्तों इसके बीच की दूरी होगी 480 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 480 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसा ही टावर लाइन हो, लेकिन दोस्तों 132 का वोल्टेज, कितना, 132 किलो वोल्टेज को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो फिर दोस्तों दो चालकों के बीच की दूरी कितना होगी, तो 360 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 360 सेंटीमीटर। दोबारा सुन लेना दोस्तों, यही ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन इसके द्वारा अगर हम 220 किलो वोल्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दो चालक के बीच की दोस्तों दूरी आपको बताना है, दो चालक के बीच की दूरी बताना है। सॉरी दोस्तों, ये चालक के बीच की दूरी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों इसके बीच की दूरी, है ना, ये आपको नजर आ रही होगी, इसके दोस्तों बीच की दूरी होगी ना, उसके बारे में कही जा रही है। वो कितना होगी दोस्तों, 480 सेंटीमीटर, और 132 किलो वोल्ट के लिए दोस्तों 360 सेंटीमीटर का ये दूरी होना चाहिए। ये दोस्तों एक स्टैंडर्ड मान है। अगर दोस्तों हम दूरी को बढ़ा देते हैं तो दोस्तों क्या होता है, उसका अंजाम आपके सामने है कि दोस्तों जो बल है वो क्या करता है, वो दोस्तों घट जाता है। हम बल को दोस्तों क्या करते हैं, बल को दोस्तों अगर हमें घटाना नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक दोस्तों मिनिमम मान, यानी कि एक मानक दूरी पर दोनों कंडक्टर को हम रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। अब दोस्तों मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं, देखिएगा इसका फ्लैशबैक क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन क्या आया है आपके सामने कि एक समान लंबे समांतर करंट ले जा रहे कंडक्टर के बीच लगने वाला दोस्तों जो इलेक्ट्रिक बल था ना, वो किस राशि के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती था, तो वो दूरी के, किसके दोस्तों, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी के साथ में मैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो आप दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, इस क्लास को दोस्तों जरूर लाइक करके हमें मोटिवेट करना दोस्तों, हमें मोटिवेट करना। देखिए ना, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उपपादन मोटर के तारा एवं, किसमें दोस्तों, उपपादन मोटर के तारा एवं जो मेष प्रारंभक है उसके द्वारा प्रारंभ में क्या प्राप्त होता है। देखिए 0% वोल्टेज प्रदान करता है, यह दोस्तों 100% वोल्टेज प्रदान करता है, या केवल दोस्तों 55% वोल्टेज प्रदान करता है, या 57.8% वोल्टेज प्रदान करता है। तो सुनना दोस्तों, उपपादन मोटर में जो तारा एवं दोस्तों जो मेष प्रारंभक होते हैं ना, इसमें दोस्तों प्रारंभ में कितना वोल्टेज मिलता है मोटर को, तो दोस्तों मिलता है 57.8%। कितना दोस्तों, 57.8%। और सुन लेना दोस्तों, अगर आपकी मोटर दोस्तों सिंगल फेज प्रकार की है, किसमें दोस्तों, अगर सिंगल फेज प्रकार की है तो कितना वोल्टेज मिलेगा, 133%, यानी कि 133 वोल्ट लिखिए आप, 133 वोल्ट, है ना, लगभग में आप लिखिए दोस्तों, लगभग कितना मिलेगा, 133 वोल्ट। अगर दोस्तों मोटर आपकी सिंगल फेज प्रकार की है, वैसे तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो 3 प्रकार के मोटर को, 3 फेज प्रकार के मोटर को स्टार्ट करती है। अगर दोस्तों हम सिंगल फेज ऐसा मान लें तब की बात है। अगर दोस्तों 3 फेज की बात की जाए, किसकी दोस्तों, 3 फेज की, तो 57% दोस्तों किसका, 440 वोल्ट का, किसका दोस्तों, 440 वोल्ट का 57% कितना होगा, 200 दोस्तों 54 वोल्ट। कितना, 254 वोल्ट प्रदान करेगा। ये कौन सा कॉन्टेक्टर करेगा दोस्तों, ये मेष वाला, मेष क्या कहलाता है दोस्तों, डेल्टा, है ना, जो डेल्टा वाला दोस्तों कॉन्टेक्टर होगा। अगर सिंगल फेज मोटर है दोस्तों 230 वोल्ट का, किसका दोस्तों, 230 वोल्ट का 57.8% करेंगे तो इतना आएगा। और 3 फेज में दोस्तों 440 वोल्ट का 57.8% करेंगे तो इतना आने वाला है ना, 254 वोल्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका उपपादन मोटर क्या कहलाता है, तो लिखना दोस्तों इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर दोस्तों, इंडक्शन मोटर की ये बात कर रही है ना, इंडक्शन मोटर की ये बात हो रही है यहाँ पे। तो उपपादन मोटर के तारा एवं मेष प्रारंभक द्वारा प्रारंभ में क्या होता है, मोटर को केवल दोस्तों 57.8% वोल्टेज प्राप्त होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर
हो चुका है और दोस्तों 1 नंबर जो है ना आपके नाम हो भी चुका है, आपके खाते में दोस्तों 1 नंबर जमा हो चुका है। इसी के साथ में देखते रहिए मानव जीवन के शरीर को किस पदार्थ से तुलना किया जाता है। अब दोस्तों आपके सामने ना ऐसा प्रश्न आया है जो दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है, अगर दोस्तों आप क्या है एक इलेक्ट्रीशियन है, तो ऐसे प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको मुंह जुबानी आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मानव जीवन के शरीर को किस पदार्थ से तुलना किया जाता है, उपरोक्त सभी से, चालक से, प्लास्टिक या इंसुलेटर से। तो दोस्तों बिल्कुल आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि किससे तुलना करते हैं। देखिए दोस्तों जो मानव का शरीर होता है, लिखिए दोस्तों जो मानव की शरीर होती है ना, इस शरीर के अंदर क्या होता है, तो लिखना दोस्तों ब्लड होती है। क्या होती है दोस्तों, ब्लड होती है। और ब्लड में क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन होती है। लिख लेना दोस्तों हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन होती है। ब्लड में क्या होती है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों, आयरन पाया जाता है। नोट करना, इसमें क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन क्या है दोस्तों, ये एक पदार्थ है। ये क्या है दोस्तों, ये एक पदार्थ है। और आयरन दोस्तों क्या है, एक पदार्थ है और ये क्या करता है, करंट का प्रवाह करा सकता है। और इसकी तुलना इसीलिए दोस्तों किससे करते हैं, आप चालक से करते हैं। किससे, इसीलिए दोस्तों आप चालक से करते हैं कि जो हमारी बॉडी है ये एक चालक की भांति काम करती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो चालक है ना, ये जो चालक है दोस्तों, इसमें जब करंट फ्लो होता है ना, तो कई सारी दोस्तों सिचुएशन होती है, कई सारे कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों अगर सामान्य चालक में टेम्परेचर अधिक हो गया तो कम करंट प्रवाह होगा, अगर टेम्परेचर दोस्तों कम है तो अधिक करंट प्रवाह होगा। ये दोस्तों कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों जो ब्लड है ना, इस ब्लड में जब करंट फ्लो करता है, करंट दोस्तों दौड़ता है, तो इसमें ऐसा कोई भी सिचुएशन फ्लो नहीं होती है। अगर दोस्तों आपको ना कभी भी दोस्तों बिजली का झटका लगा हो, कभी भी अगर आपको बिजली का झटका लगा हो, तो आप महसूस किए होंगे दोस्तों कि वहां पे कोई मैटर नहीं करता कि ब्लड हमारी कितनी स्पीड से दौड़ रही है, या फिर दोस्तों क्या ब्लड आपकी हीट है, या फिर दोस्तों पूरी तरह से ठंडी है, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर करंट दोस्तों बॉडी से टच हुआ तो दोस्तों खतरनाक झटका लगता है। क्या दोस्तों, खतरनाक झटका लगता है। अब आपके पास, आपके लिए दोस्तों मैं एक सवाल देता हूं, एक क्वेश्चन है दोस्तों, और उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि सबसे खतरनाक, लिखिएगा दोस्तों, सबसे जो खतरनाक दोस्तों करंट होती है ना, सबसे खतरनाक जो करंट होती है वो एसी होती है या डीसी होती है। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे खतरनाक झटका, सबसे खतरनाक दोस्तों झटका यहाँ पे लिखते हैं ना, सबसे खतरनाक झटका कौन सी करंट देगी, एसी करंट या डीसी करंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न निकल के आता है वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डीसी मशीनों में चालक रिएक्शन के प्रभाव द्वारा होता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है कि दक्षता में वृद्धि, लोहा लॉस में वृद्धि, लोहा लॉस में कमी, चालक लॉस में कमी। अब दोस्तों मैं आपको ना एक ऐसा बेस्ट एग्जांपल देता हूं जिससे दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना होगा, इसके लिए एक प्यारा सा दोस्तों एग्जाम्पल का सहारा लेना होगा। और आप दोस्तों बुरा मत मानना, पहले से ही बोल रहा हूं। आप मान लीजिए दोस्तों एक कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, राम बाबू। अपने पे अप्लाई मत करना, अगर दोस्तों आपका नाम होगा तो मैं दोबारा सॉरी कहता हूं। दोस्तों एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम बाबू। और सुनना, वो क्या करता है दोस्तों, बिल्कुल मेरी तरह दोस्तों, बिल्कुल हूबहू वो काला सा है और वो क्या दोस्तों हैंडसम बनना चाहता है, जिसके वजह से दोस्तों वो क्या लगाता है, फेयर हैंडसम का इस्तेमाल करता है। लेकिन बाय द वे दोस्तों वो फेयर हैंडसम काम नहीं करता। उसको क्या करता है दोस्तों, उसके चेहरे पे पूरे पिंपल्स निकल आते हैं। वो क्या हो जाता है दोस्तों, स्किन इफेक्ट हो जाती है। बस दोस्तों वही फॉर्मूला यहां पे भी लगता है, वही कॉन्सेप्ट कि आर्मेचर, यानी कि दोस्तों ये चालक क्या है, ये एक आर्मेचर है। आर्मेचर के अंदर जैसा गुण होना चाहिए ना दोस्तों, वैसा गुण अगर नहीं हो पाता है तो उसको क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, है ना। सुनना दोस्तों, चालक है ना, चालक को क्या कहते हैं डीसी में, तो दोस्तों चालक को हम आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक को आर्मेचर कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि कैसा गुण होना चाहिए, आर्मेचर में कैसा
गुण होना चाहिए, ये आपको दोस्तों क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आर्मेचर के अंदर कैसा गुण होना चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, मैं अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करता हूं कि कैसे दोस्तों इसके अंदर कैसा गुण होना चाहिए। सुनना दोस्तों, लिखना कि जो आर्मेचर होता है ना, इसके अंदर दोस्तों ऐसा गुण होना चाहिए कि जो आर्मेचर की बॉडी है ना, आर्मेचर मटेरियल है दोस्तों, उसमें आपने क्या किया हुआ है, किसी कॉइल को लपेटा हुआ है। कॉइल को लपेट करके दोस्तों आप उसमें क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। तो सप्लाई देने से क्या होता है, सप्लाई देने से दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स चाहता है दोस्तों कि जिस मटेरियल में कॉइल को बांधा गया है ना, उस मटेरियल से वो मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों आराम से प्रवाह हो सके, उस सॉलिड मटेरियल के अंदर आराम से वो बह सके। ऐसा गुण होना चाहिए आर्मेचर के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसा अगर गुण नहीं हो पाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन हो जाना। जैसा कि दोस्तों राम बाबू क्या चाह रहा था दोस्तों, हैंडसम होना। लेकिन दोस्तों हैंडसम तो दूर, वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही हैंडसम हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से चालक रिएक्शन में भी होता है। तो देखिए दोस्तों, कैसा गुण होना चाहिए, तो लिखेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, लिखिएगा दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स को बिना नुकसान पहुंचाए, है ना। क्या दोस्तों, बिना नुकसान पहुंचाए, मैग्नेटिक फ्लक्स को बिना नुकसान पहुंचाए प्रवाह होने देना। इसी ऐसा मेटल का यूज करो आप कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स को बिना ड्रॉप कराए उसको प्रवाह होने दे, होने में मदद ना करे दोस्तों, वो आराम से उसको फ्लो होने दे। ऐसा गुण होना चाहिए। और ऐसा गुण होता है किसमें दोस्तों, कैसा होता है, ऐसा किसमें होता है, सिलिकॉन में होता है। किसमें दोस्तों, सिलिकॉन में होता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर हमेशा सिलिकॉन का बनाते हैं। तो ये रहा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसमें दो लॉस होते हैं। एक तो दोस्तों होता है हिस्टैरिसीस लॉस। कौन सी लॉस दोस्तों, हिस्टैरिसीस लॉस। और दूसरी कौन सी लॉस है, एडी करंट लॉस। नोट करना दोस्तों, एडी करंट लॉस, है ना। तो ये दोनों लॉस है जो दोस्तों किस में आता है, लोहा लॉस। और लोहा लॉस को दोस्तों क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोर हानि। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, और कोर हानि के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो गया। अब दोस्तों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाया। अब फिर से कहता हूं दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो इस क्लास को जरूर शेयर करना और लाइक करके दोस्तों हमें मोटिवेट करते रहना, ताकि हम दोस्तों हम क्या करें, हम दोस्तों आपको ना और अच्छे से समझाने में दोस्तों अपनी भूमिका निभा सके, है ना। इसीलिए आपको लाइक करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। और क्या करना है दोस्तों, पूरे ध्यान से आपको क्लास को भी देखना है। तुल्यकालिक मोटर तभी चलेगी जब उसके पास स्लिप होगी। कौन सी मोटर है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर है। ये तभी चलेगी जब उसके पास स्लिप होगी। कैसी स्लिप होगी, शून्य, निम्न, अति उच्च या मॉडरेट स्लिप। तो कैसा होगा दोस्तों, मॉडरेट का मतलब बता दूं मैं आपको कि इसका मतलब होता है मध्यम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मध्यम स्लिप, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य होगा। अब सुनिए दोस्तों, मेरी बात में सच्चाई कितना है। अब मैं अपने बात को दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं ना, अपने बात को दोस्तों मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। और आप सुनना कि जब तुल्यकालिक मोटर दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर में स्लिप है ना वो जीरो हो जाएगी, तभी दोस्तों आपकी सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चल पाएगी। देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर, लिख लेना दोस्तों, यहां पे मैं लिखता हूं कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है, कौन सी मोटर दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर है। ये देखिएगा, ये प्रारंभ में किसमें दोस्तों, ये प्रारंभ में किस मोटर की तरह स्टार्ट होती है। तो लिखिएगा दोस्तों, प्रारंभ में ये इंडक्शन मोटर की तरह, किस मोटर की तरह, इंडक्शन मोटर की तरह ये स्टार्ट होती है ना। इंडक्शन मोटर की तरह ये प्रारंभ में स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों ये रनिंग किस मोटर की तरह करती है, तो ये रनिंग करती है एक तुल्यकालिक मोटर की तरह। ये भी जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, ये जानना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मोटर है ना, जब दोस्तों मोटर शुरू में प्रारंभ होती है तो रोटर में 0 आरपीएम होता है। कितना दोस्तों, 0 आरपीएम होता है। अगर दोस्तों 2 पोल की मोटर है तो आरपीएम कितना होगा,
3000 आरपीएम होगा। कितना होगा? 3000 आरपीएम होगा, लेकिन प्रारंभ में 0 आरपीएम है। तो स्लिप इसमें कितना है? इन दोनों में स्लिप है 100%। कितना है? 100%। और जिस मोटर में स्लिप होती है वो दोस्तों कौन सी मोटर कहलाती है? वो हमेशा दोस्तों इंडक्शन मोटर कहलाती है। कौन सी मोटर? इंडक्शन मोटर कहलाती है। इसलिए दोस्तों जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है ये हमेशा प्रारंभ में एक इंडक्शन मोटर की तरह चलती है। और फिर क्या होता है दोस्तों? फिर लिखना, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, लिखना दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या करता है दोस्तों? वो कपल हो जाता है। वो क्या करता है? रोटर के मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग के यानी कि रोटर वाइंडिंग के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कपल्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है? इसमें स्लिप 0 हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होती है? जो स्लिप है ना वो दोस्तों 0% हो जाती है। फिर मोटर एक सिंक्रोनस मोटर की तरह चलना प्रारंभ करती है। तो ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट था। ये दोस्तों मोटर क्या करता है? जब तक शून्य स्लिप पर नहीं हो जाएगी तब तक आप इसको सिंक्रोनस मोटर नहीं कह सकते। इसलिए दोस्तों 0% स्लिप पर ये तुल्यकालिक गति पर घूमती है, और जब तक दोस्तों इसमें स्लिप रहेगा तब तक आप इसको तुल्यकालिक मोटर नहीं कह सकते। यही दोस्तों कारण था शून्य होने का, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 सवालों का खात्मा होता है। और आप भी ना, मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है, मैं बेशक दोस्तों आपको लाइव नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी मुझे आप ऐसा महसूस दिला देते हैं, आप दोस्तों ऐसा मुझे एहसास दिला देते हैं कि मानो आप मेरे सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं, आप और मैं आपके सामने खड़ा हूं, है ना। इस प्रकार से दोस्तों मैं फील कर पाता हूं, मैं फीलिंग कर पाता हूं, और इसी एहसास को दोस्तों मैं महसूस करना चाहता हूं। मैं क्या दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जिस संकल्प के साथ मैं आपके सामने खड़ा होता हूं ना, उस संकल्प को मैं पूरा करने में दोस्तों सक्षम हो जाऊं। तो दोस्तों मैं अपने आप को बहुत बहुत दोस्तों अच्छा महसूस करता हूं, बहुत अच्छा फील करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इन 5 सवालों को आपने बहुत खूबसूरत तरीके से सॉल्व किया, और आपने भी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस क्लास को पूरा ही देखा होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर लाइक करिएगा इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों क्या करना है, सबसे जरूरी बात कि इस क्लास को भी आपको शेयर करना है। और हाँ दोस्तों, आपको ना टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे दोस्तों टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, और उस लिंक को दोस्तों प्यार से टच करना। बिल्कुल टेलीग्राम दोस्तों निमी टेक्निकल क्लासेस का ओपन हो जाएगा, वहां पे दोस्तों आप ज्वाइन हो जाना। हर क्लास की पीडीएफ दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जाती है वहां पे, है ना। तो चलिए दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलते हैं। छोटों का प्यार बड़ों का स्नेह के साथ दोस्तों हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही मेरी आपसे दुआ है। और दोस्तों आप खुश रहना, मस्त रहना। चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।